नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स के दौरान भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी का आरोप लगाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने दो टूक कहा कि चीन हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और जानबूझकर भारत के एथलीटों को निशाना बना रहा है। अपने जमाने की दिग्गज एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन गेम्स के दौरान भारत के प्रति चीन के रवैये पर सवाल उठाए। अंजू बॉबी जॉर्ज ने साफ शब्दों में चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एशियन गेम्स के दौरान चीन पूरी प्लानिंग के तहत भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी कर रहा है। Maybe for one athlete would have, but with many athletes and continuously. चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस मुद्दे को वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन तक ले जाने की बात कही, क्योंकि चीन ने एशियन गेम्स के दौरान बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी चीन पर खेल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। एक रोज पहले एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान वो भी चीन की चालबाजी का शिकार हो गए और उनके पहले थ्रो को तकनीकी कारणों का हवाला देकर चीन के अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जबकि इसके तुरंत बाद दूसरे देश के एथलीटों के पहले थ्रो को वहां के अधिकारियों ने रिकॉर्ड कर लिया। जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो किया तो लगा कि वो 87 मीटर को पार कर गए, लेकिन चीन के अधिकारियों ने उसे अमान्य करार दे दिया। वहीं जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान ही भारत के एथलीट किशोर जेना के दूसरे थ्रो को भी चीन के अधिकारियों ने गलत बता दिया। हालांकि बाद में जब नीरज चोपड़ा ने रिप्ले देखकर आपत्ति जताई तो फैसला बदल दिया गया। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने किशोर जेना, ज्योति याराजी, अन्नू रानी और अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए चीन पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। और जिस तरह नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के साथ चीन ने बेईमानी और धोखाधड़ी की कोशिश की थी, कुछ वैसी ही कोशिश चीन के अधिकारियों ने जैवलिन थ्रो की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी के साथ भी की थी, क्योंकि अन्नू रानी के पहले थ्रो को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, जबकि दूसरे देश की महिला एथलीट के पहले थ्रो के साथ ऐसा नहीं किया गया। हालांकि चीन के अधिकारियों की इस हरकत के बाद भी अन्नू रानी ने अपने चौथे प्रयास में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वो एशियन गेम्स में महिलाओं के जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। वहीं महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में तो चीन के अधिकारियों ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी थी। चीन के अधिकारियों ने भारत की एथलीट ज्योति याराजी को 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल राउंड में दौड़ने से ही रोक दिया था और आरोप लगाया कि ज्योति ने दौड़ की शुरुआत गलत तरीके से की थी, जबकि ज्योति ने चीन की महिला एथलीट पर गलत शुरुआत करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भी चीन के अधिकारियों ने ज्योति को दोषी मानते हुए दौड़ से रोक दिया था। बाद में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर जांच की गई और ज्योति याराजी को सिल्वर मेडल दिया गया। और चीन की मंशा पर सवाल एशियन गेम्स की शुरुआत से ही उठने लगे थे, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से आने वाले भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो तीनों महिला खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं ले सकी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। भारत सरकार ने चीन के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया था और चीन पर जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की एंट्री एशियन गेम्स में रोकने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। भारत ने चीन की हरकत को नियमों का उल्लंघन बताया था और एशिया में खेलों का आयोजन करने वाली समिति से इसकी शिकायत भी की थी। विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को करारा जवाब दिया था। एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाने वाली वुशु की तीनों महिला खिलाड़ियों ने भी चीन के इस कदम को मनमानी बताया था, लेकिन बेईमानी के बावजूद चीन मेडल टैली में भारत की उछाल को रोक नहीं पाया और तीरंदाजी के महिला कंपाउंड इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। पहले राउंड में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे और तीसरे राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया और भारत ने रोमांचक मुकाबले में ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर की महिला कंपाउंड टीम ने ताइवान को 230-228 के अंतर से हराया और महिलाओं के बाद तीरंदाजी के पुरुष कंपाउंड इवेंट में भी भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया और ये जीत आखिरी राउंड में कांटे की टक्कर के बाद मिली। भारत के ओजस देवताले अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश की पुरुष टीम ने कोरिया को 235-230 के अंतर से हरा दिया। एशियन गेम्स में तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है और इसी तरह स्क्वैश के मिक्स डबल्स इवेंट में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में भारत ने मलेशिया को करीबी मुकाबले में हरा दिया और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भारत ने मलेशिया को 11-10, 11-10 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल एशियन गेम्स में 6 मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में भारत गोल्ड मेडल से चूक गया। एशियन गेम्स में पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में सौरभ घोषाल को मलेशिया के खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। भारत के सौरभ घोषाल ने पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें मलेशिया के खिलाड़ी ने बड़े अंतर से हरा दिया। इस बीच एशियन गेम्स के 53 किलो वर्ग महिला कुश्ती इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत की अंतिम पंघाल ने मंगोलिया के खिलाड़ी को आसानी से हरा दिया और इस जीत से भारत को कुश्ती में एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अंतिम पंघाल ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 3-1 के अंतर से हराकर पदक पर कब्जा किया। एक रोज पहले 87 किलो वर्ग पुरुष कुश्ती इवेंट में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत ने इतिहास रच दिया। एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया, जिससे भारत एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गया। एचएस प्रणॉय ने मलेशिया के खिलाड़ी को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले भारत 1982 के एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब भारत के खिलाड़ी सैयद मोदी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 और मेडल जीत लिए। भारत ने अलग अलग इवेंट में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई, जिनमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते। वहीं स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उधर आशंका जताई जाने लगी कि 2 दिन पहले जिस ताकतवर भूकंप ने नेपाल के पैरों तले जमीन खिसकाई, वही भूकंप सिक्किम में अचानक बाढ़ ले आया। नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। वो बेहद जबरदस्त था और उसके अगले ही दिन सिक्किम में सैलाब ने उत्पात मचा दिया। इसी वजह से वैज्ञानिकों को उस भूकंप और सिक्किम की बाढ़ में कनेक्शन नजर आ रहा है और शक जताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों की वजह से ही उत्तरी सिक्किम में मौजूद दक्षिण लोनाक झील फट गई, उसके किनारे टूट गए और उसका पानी सैलाब बनकर सिक्किम पर टूट पड़ा। सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है और केंद्र सरकार के सेंट्रल वाटर कमीशन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि दक्षिण लोनाक झील पहले ही संवेदनशील थी। ऐसे में हो सकता है कि भूकंप के झटकों ने उसमें उथल पुथल मचाकर रख दी हो। और फिर 2 दिन पहले दोपहर करीब 3 बजे भूकंप के नेपाल को दहलाने के 12 घंटे बाद रात को लगभग 1 बजे सिक्किम में ऐसा सैलाब उतर आया जो लोगों को, मकानों को और सड़कों को बहा ले गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पहली तस्वीर 28 सितंबर और दूसरी तस्वीर 4 अक्टूबर यानी सिक्किम में तबाही के दिन की बताई गई। पहली तस्वीर में दक्षिण लोनाक झील लगभग 167 हेक्टेयर के इलाके में फैली दिखी, मगर एक दिन पहले की तस्वीर में वही झील महज 60 हेक्टेयर के हिस्से में सिमटी नजर आई, यानी झील का पानी उसका किनारा तोड़कर बह गया। लेकिन दावा किया गया कि सिक्किम की झील बिना चेतावनी दिए मुसीबत नहीं बनी, क्योंकि 2 साल पहले वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अपनी रिसर्च में बिल्कुल साफ साफ आगाह किया था कि सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील कभी भी फट सकती है। क्योंकि उस रिसर्च में दावा किया गया था कि दक्षिण लोनाक झील का साइज बीते कुछ दशकों में उसकी क्षमता से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह यह बताई गई थी कि दक्षिण लोनाक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिसका पानी झील में जमा होता जा रहा है और दक्षिण लोनाक झील पहले ही अपने इलाके की एक बड़ी और तेजी से बढ़ती झील है। इसलिए 2021 की उस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि झील का बढ़ना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि उसके लिए पानी अपने अंदर समाये रखना मुश्किल होता जा रहा है। और आखिरकार दक्षिण लोनाक झील फट गई और सिक्किम के साथ उसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तक सैलाब आ गया। सिक्किम में तो वहां तैनात सेना के 23 जवान भी सैलाब की चपेट में आ गए, जिनमें 1 जवान को बचा लिया गया। बाकी जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश, उफनती तीस्ता नदी और टूटे रास्ते सेना की राह में रोड़े अटकाने में लगे हैं, जिसका सबूत सिक्किम से आई तस्वीरों में साफ देखने को मिला। वहां पेड़ के पेड़ जड़ से उखड़े नजर आए और सड़कें एकदम टूटी हुई दिखी। सैलाब में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का एक पावर स्टेशन भी बुरी तरह तबाह हो गया। सिक्किम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में तो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे ही गायब हो गया और तीस्ता नदी तब भी उफान पर नजर आई। वहां के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में सड़क 2 हिस्सों में बटी दिखी और लोग छलांग लगाकर रास्ता पार करते नजर आए। पूरा जो रास्ता है, पूरी सड़क धुल गई है। यहाँ पर लोगों के घर सैलाब में बह गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपना सामान निकाल पाते। मजबूरी में वो टूटी हुई सड़क पर बैठे नजर आए। ब्रेकिंग न्यूज है, महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने अभिनेत्री हुमा कुरैशी और कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन्स भेजे हैं। दोनों से बेटिंग ऐप केस में पूछताछ की जाएगी। अभिनेता रणबीर कपूर को पहले ही ईडी समन्स भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि हिंदी फिल्मों के कई कलाकारों का नाम महादेव बेटिंग ऐप केस में आ सकता है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बताइए, ये क्या आरोप क्या लग रहे हैं इन सब लोगों पर?
किशोर देखिए, जो ये बड़े सितारे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और खासकर रणबीर कपूर पर आरोप लगाता है कि महादेव बेटिंग ऐप जो पूरी तरह से इलीगल है, उसे प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर ने बड़ी मोटी रकम ली है और ये पूरा पैसा रणबीर कपूर ने हवाला के जरिए लिया है। इसी की जांच अब ईडी कर रही है और बाकी जो आज समन जारी किए गए हैं उमा कुरैशी और भारती सिंह, जो उमा कुरैशी और भारती सिंह को जो समन भेजा गया है, उसमें पिछले साल जब महादेव बेटिंग ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर ने यूएई में शादी की थी तो लगभग 200 करोड़ कैश खर्च किए थे और उस शादी में उन्होंने बॉलीवुड के 14 बड़े सितारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। उसी के सिलसिले में इन सितारों ने भी कैश में पूरा पेमेंट लिया था। अब जो ईडी की जांच है वो लगातार बढ़ते चली आ रही है। अब जिन जिन सितारों ने सौरभ चंद्राकर जो मुख्य आरोपी है उससे पैसे लिए थे, हवाले के जरिए जो पैसे पूरे आए थे, उसकी जांच ईडी कर रही है। अभी सिलसिले में रणबीर कपूर के साथ साथ हुमा कुरैशी और भारती सिंह को भी बीच में समन जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले में सभी सितारे ईडी ऑफिस आएंगे और उनका पक्ष रखेंगे कि उन्हें कितना पैसा मिला, कहाँ से ये पूरा पैसा आया है, अगर हवाले के जरिए पूरा पैसा आया है तो कौन से हवाला ऑपरेटर्स पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। किशोर, शुक्रिया विवेक आपका। उधर एक दिन पहले दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया। मतलब अगले 5 दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी की हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। संजय सिंह को एक दिन पहले दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान उनके घर पर ही उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक रोज पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद वहां उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पहुंच गई, जिसने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा मुंबई में भी संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान वहां भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उनमें कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इधर दिल्ली के करावल नगर से एक लड़के की हत्या का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश उसे चाकू मारते नजर आए। पुलिस ने बाद में उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दीपक नाम के उस लड़के पर एक बदमाश चाकू से ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दिया। उस आरोपी ने उसको 14 सेकंड में 5 बार चाकू मारा। चाकू के लगातार वार से दीपक निढाल हो गया। तभी उस हमलावर का एक और साथी वहां आया और उसने दीपक के सीने पर जोरदार लात मारी, जिससे वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों का तीसरा साथी भी वहां पहुंच गया। उस वीडियो में उस तीसरे हमलावर के हाथ में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिसे उसने जमीन पर पड़े दीपक के ऊपर पटक दिया, जिसके बाद दीपक वहीं बेसुध हो गया। बाद में उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस हमले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी ने ऐसा गुनाह किया कि अदालत ने उसे 690 साल की सजा सुना दी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी क्योंकि उस पर 16 बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप लगे, जिसकी वजह से वहां की अदालत ने उस आदमी को 690 साल की सजा सुना दी। वहां के मीडिया के मुताबिक आरोप लगा कि उसने 2 से 12 साल के 16 बच्चों से छेड़छाड़ की, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि इन बच्चों के साथ गलत हरकत करते समय उसने इनकी वीडियो भी बनाई, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता की शिकायत दर्ज होने पर वहां की पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और वहां की कोर्ट ने उसे दोषी पाया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुत्ते को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कमांडर नाम के उस कुत्ते ने व्हाइट हाउस के कर्मचारियों समेत सीक्रेट सर्विस से जुड़े कई जवानों को काट लिया था, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्हाइट हाउस प्रशासन ने कमांडर नाम के उस कुत्ते को कहीं दूर भेज दिया। इससे पहले मेजर नाम के एक दूसरे कुत्ते को भी इसी वजह से व्हाइट हाउस से निकाला गया था। उधर ताइवान में एक महीने के अंदर दूसरा खतरनाक तूफान आ गया, जिसने वहां कोहराम मचा दिया। पिछले महीने आए हाईक्वी तूफान के बाद ताइवान पर कोइनू तूफान का कहर टूटा और 190 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए और उड़ानों को रद्द करना पड़ा।
क्योंकि शक्तिशाली तूफान कोइनू ने ताइवान में तबाही मचा दी। ऐसी तेज हवाएं चली कि लगा सब उड़ा ले जाएंगी। अलर्ट की वजह से सड़कों पर छाए सन्नाटे के बीच पेड़ गिरे नजर आए। एक पेड़ तो सड़क पर खड़ी गाड़ी पर ही गिर गया, तो वहीं एक दूसरी जगह बस स्टैंड की पूरी छत ही गाड़ी पर गिरी दिखी। कई दुकानों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि कोइनू तूफान की वजह से दक्षिणी ताइवान में तेज हवाएं चली और 190 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए और ज्यादातर घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसके अलावा 42 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी, क्योंकि ताइवान में आया कोइनू तूफान चौथी कैटेगरी का तूफान है, जिसका असर केवल ताइवान ही नहीं बल्कि चीन और फिलीपींस तक नजर आया। ये तूफान सुबह दक्षिणी ताइवान से टकराया, जहां कोइनू तूफान की वजह से 343 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और इसीलिए इसे चौथी कैटेगरी का तूफान कहा गया, जिसके ताइवान से टकराते ही समंदर में 23 फीट ऊंची लहरें उठी। कोइनू तूफान प्रशांत महासागर से उठा और फिर ताइवान के दक्षिणी हिस्से से टकराया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तूफान धीरे धीरे ताइवान के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ेगा और फिलीपींस और चीन के फुजियान प्रांत तक पहुंच जाएगा। यही वजह रही कि कोइनू तूफान की वजह से चीन और फिलीपींस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। ताइवान की भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां तूफान का खतरा बना रहता है, लेकिन पिछले कई साल में कोइनू तूफान केवल दूसरा ऐसा तूफान है जो ताइवान से टकराया। इससे पहले पिछले महीने वहां हाइक्वी तूफान आया था, जिसकी वजह से ताइवान में अलर्ट जारी करना पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ कोइनू तूफान के खतरे के बीच चीन ने अपनी चालबाजियां जारी रखी। उसने सुबह अपने लड़ाकू विमान और जहाज ताइवान के नजदीक भेज दिए। ये जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी और दावा किया कि कोइनू तूफान के खतरे के बीच चीन ने अपना एक लड़ाकू विमान और 3 जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजे, जो मीडियन लाइन के आसपास मंडराते देखे गए। जबकि कोइनू तूफान की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया जा चुका था, लेकिन चीन ने उस चेतावनी को अनदेखा किया और अपनी चालबाजियां जारी रखी, क्योंकि चीन 2020 से ग्रे जोन रणनीति पर काम कर रहा है। वो मीडियन लाइन के नजदीक अपने जहाज भेजकर ये साबित करने की कोशिश में है कि ताइवान स्ट्रेट में वो बेधड़क होकर घूम सकता है। यही नहीं, चीन अमेरिका की बनाई मीडियन लाइन को नहीं मानता है, क्योंकि उसकी दलील है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, इसलिए ताइवान स्ट्रेट में कोई दूसरा देश सीमा नहीं खींच सकता। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में ऐसी हरकत कर दी कि पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो गई, क्योंकि भरी संसद में उन्होंने स्पीकर को आंख मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया और वो ट्रोल होने लगे। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने संसद में नए स्पीकर को आंख मारी। ट्रूडो की इस हरकत का वीडियो खूब वायरल हुआ। हालांकि आंख मारने के बाद ट्रूडो दांतों से अपनी जीभ दबाते नजर आए, मानो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस घटना ने ट्रूडो की फजीहत करा दी। ये मामला उस वक्त का है जब कनाडा की संसद में ग्रेग फर्गस को स्पीकर बनाया गया, जिसके बाद ट्रूडो बड़े ही जोश में फर्गस का हाथ पकड़कर उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक लाए, क्योंकि ग्रेग फर्गस कनाडा की संसद के स्पीकर बनने वाले पहले अश्वेत हैं। कुर्सी संभालते ही फर्गस ने ट्रूडो को बोलने के लिए कहा और ट्रूडो जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए उन्होंने फर्गस को आंख मार दी। कनाडा में नए स्पीकर की नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि पुराने स्पीकर एंटनी रोटा ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने एक नाज़ी सैनिक का संसद में सम्मान करवाया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच इजराइल में चर्च के पास थूकने का एक मामला गर्मा गया और आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगी, क्योंकि आरोप लगा कि इजराइल में यहूदी समुदाय के त्योहार सुकोत के दौरान कई लोगों ने चर्च के पास थूका, जिसके वीडियो भी सामने आए, जिनमें अलग अलग लोग चर्च के पास थूकते नजर आए। ये वीडियो इजराइल में खूब वायरल हुए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि आरोप लगा कि यहूदी समुदाय के त्योहार सुकोत पर निकली रैलियों के दौरान यह हरकत हुई। इजराइल में रहने वाले ईसाई समुदाय ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल पुलिस जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वीडियो में जो लोग चर्च के नजदीक थूकते दिखे वो यहूदी समुदाय के थे। लेकिन विवाद बढ़ते ही ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई और पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है, जहां चर्च और अल अक्सा मस्जिद तो हैं, लेकिन इजराइल में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की प्रार्थना की जगह पर विवाद है, क्योंकि वो जिस अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करना चाहते हैं वहाँ इसकी इजाजत नहीं है। उधर ब्रिटेन में सिगरेट पीने की उम्र को हर साल 1 वर्ष बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दिया, ताकि ब्रिटेन में बच्चों के धूम्रपान करने की आदत दूर की जा सके। That means a 14-year-old today will never legally be sold a cigarette. ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में यौन अपराधों के लिए उम्र कैद का भी प्रस्ताव रखा। इधर राहुल गांधी के कुत्ते के नाम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भड़क गई। AIMIM के प्रवक्ता ने उस कुत्ते का नाम नूरी रखे जाने पर ऐतराज जताया और इसे मुस्लिम महिलाओं का अपमान बता दिया, जो कि तमाम उम्मते मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। राहुल गांधी पर भड़के AIMIM के प्रवक्ता ने उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की। राहुल गांधी के जिस कुत्ते के नाम को लेकर विवाद हुआ उसे 1 रोज पहले वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी को तोहफे में दिया। बताया गया कि राहुल गांधी ने इस कुत्ते का नाम नूरी रखा, जिस पर विवाद खड़ा हो गया।
उधर चीन में 2 महीने पहले ज्यादा शराब पीने से हुई एक आदमी की मौत की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि दावा किया जाने लगा कि एक कंपटीशन जीतने की सनक उसकी मौत की वजह बन गई। जीतने के लिए उस आदमी ने 1 लीटर शराब केवल 10 मिनट में पी ली थी और यही उसकी मौत की वजह बनी। उस आदमी की मौत के करीब 2 महीने बाद पुलिस ने उस घटना की जांच शुरू की, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि उस आदमी की मौत उसके ऑफिस में रखे गए एक कंपटीशन के दौरान हुई थी, जिसमें 1 लीटर शराब पीने वाले आदमी को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया था। ऐसे में उस आदमी ने महज 10 मिनट में 1 लीटर शराब पीकर कंपटीशन जीत लिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान अगस्त महीने में उसकी मौत हो गई। और अब उस आम आदमी की मौत के 2 महीने के बाद उस जांच की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद उस कंपनी के मालिक डर गए और उन्होंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जल्द कंपनी बंद होने के संकेत दे दिए। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरी के रुपयों के साथ रील बनाना 2 चोरों को भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, क्योंकि पुलिस ने उस वीडियो के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दोनों चोर एक होटल के बिस्तर पर चोरी के रुपयों को बिछाकर रील बनाते दिखाई दिए। उनके हाथों में 500 के नोटों की गड्डियां नजर आई, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने वो रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने वीडियो के जरिए उनकी लोकेशन पता कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1,90,655 रुपए बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल फोन हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले वहां एक ज्योतिषी के घर से लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। पुलिस अभी चोरों की तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पाकिस्तान में पानी बचाने के लिए एक ऐसा अनोखा फरमान जारी किया गया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान में गाड़ी धोने पर मोटा जुर्माना भरना होगा, जिसके तहत वहां घरों में गाड़ी साफ करने वाले लोगों से 3000 पाकिस्तानी रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। लाहौर के हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने यह अनोखा फैसला देने के पीछे दलील दी कि पाकिस्तान में पीने के पानी की भारी किल्लत है और गाड़ियों की धुलाई में रोजाना कई हजार लीटर पानी बर्बाद होता है। पानी की इसी बर्बादी को रोकने के लिए पहले वहां घर में गाड़ी धोने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं दिखा तो लाहौर हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 3000 कर दी। इधर यूपी की प्रयागराज पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि हत्या से पहले गैंगस्टर अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड का गुनाह कबूल कर लिया था। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी केस में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को 2 बार गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन दूसरी बार प्रयागराज लाए जाने के बाद 15 अप्रैल को उसकी और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज पुलिस के सूत्रों का दावा है कि हत्या से पहले पूछताछ के दौरान अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड का गुनाह कबूल कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में यह भी बताया कि उमेश पाल को रास्ते से हट जाने के लिए उसने कई बार समझाया था, लेकिन लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना और इसी वजह से उसकी हत्या करनी पड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटरों के नाम भी उगल दिए थे। उसने ये भी बताया था कि पुलिस को चकमा देने के लिए वारदात में शामिल सभी शूटरों और दूसरे लोगों के नाम कोड वर्ड में रखे गए थे। इस बीच बिहार के सिवान के एक कॉलेज में एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिससे पूरे बिहार के लोग हैरत में आ गए। वहां के एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के साथ बैठने पर उन्हें कॉलेज से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि उस कॉलेज में एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें लिखा था कि अगर वहां के जेडे इस्लामिक कॉलेज में किसी छात्र और छात्रा को साथ बैठे या हंसी मजाक करते हुए देखा गया तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सफाई दी कि कुछ दिन पहले उस कॉलेज के बाहर छात्राओं के बीच मारपीट हुई थी। ऐसे में उन्होंने सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ये नोटिस लगाया था। बच्चों को डराने के लिए ही हम लोग जो इस तरह से किए थे ताकि बाहरी एलिमेंट न आए। बताया गया कि ये नोटिस 2 रोज पहले उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने लगाया था। उधर पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने फिर एक बार साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जनता की नजर में उनके प्रधानमंत्री की कितनी इज्जत है। हुआ यह कि वहां महंगाई से परेशान लोगों ने लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को घेर लिया और उनकी गाड़ी के चारों तरफ जमा हो गए, और जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे शहबाज शरीफ पर उनकी निगाह पड़ी, उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि महंगाई से परेशान लाहौर की जनता ने इस दौरान शहबाज शरीफ की गाड़ी रुकवाकर उन्हें न सिर्फ गालियां बकीं बल्कि उनकी कार के बोनेट पर भी वार की। इस दौरान वहां ऐसा हंगामा हुआ कि शहबाज शरीफ भी सख्ते में आ गए। बताया गया कि वहां मौजूद लोगों ने काफी देर तक उनकी गाड़ी को घेरे रखा और 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। इधर दिल्ली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां दिल्ली पुलिस के एक एसीपी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया
और जब पुलिस के अधिकारी एसीपी अनिल सिसोदिया के जंगपुरा स्थित घर पर पहुंचे तो वहां उनका शव कमरे में पड़ा मिला। बताया गया कि 3 दिन पहले उनकी पत्नी की मौत हुई थी। अनिल सिसोदिया दिल्ली पुलिस में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे और मंगलवार रात 9 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने घर पर ही अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। घटना की जानकारी तब हुई जब मंगलवार की रात स्टाफ ने उन्हें फोन और मैसेज किए, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे तो उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर खालिस्तान समर्थक संगठनों की जांच में जुटी एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के गिरोह डी कंपनी के इस साजिश में शामिल होने की आशंका जताई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को इन खालिस्तानी संगठनों में न सिर्फ दाऊद इब्राहिम बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने के संकेत भी मिले। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जब एनआईए ने इन संगठनों की अच्छी तरह से जांच की तो इनके काम करने का तरीका ठीक वैसा ही पाया गया जैसा दाऊद इब्राहिम के गिरोह डी कंपनी का है। दावा किया गया कि इन खालिस्तानी संगठनों ने भी दाऊद इब्राहिम की तरह ही लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। आरोप है कि इन्हें भी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह आईएसआई ने पैसों और हथियारों की मदद की और इस मदद के बदले में उन्हें भारत में दंगे भड़काने का काम सौंपा गया। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि इन खालिस्तानी संगठनों ने दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर ही लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूले और आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग जुटाई। आशंका जताई गई कि इन संगठनों को बनाने का काम भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर किया ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक मामला सामने आने के बाद वहां के एक विधायक के करीबी की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि वहां के विधायक वीर विक्रम सिंह के करीबी जगबीर सिंह पर शाहजहांपुर में बन रही एक सड़क को खोदने का आरोप लगा। बताया गया कि विधायक के उस करीबी ने ठेकेदार से उस सड़क के लिए कमीशन की मांग की, लेकिन ठेकेदार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और इसी बात पर गुस्से से आग बबूला होकर विधायक वीर विक्रम सिंह के करीबी जगबीर सिंह ने वहां बन रही उस सड़क को मशीन से खोद डाला। इतना ही नहीं, जगबीर सिंह और उनके साथियों पर वहां मौजूद कर्मचारियों की पिटाई करने का भी आरोप लगा। घटना के बाद उस ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। करीब 500 मीटर सड़क को खोद के क्षतिग्रस्त कर दिया। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उधर स्पेन के तेनेरिफे द्वीप के जंगलों में भड़की आग ने ऐसा कहर बरपाया कि उसके आसपास रह रहे लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद स्पेन पुलिस फौरन हरकत में आई और वहां रहने वाले करीब 3000 लोगों का रेस्क्यू किया ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके, क्योंकि वहां के जंगलों में भड़की आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहां के जंगलों में लगी आग की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो जंगल धू कर जलते नजर आए, जिनका धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों में तेजी से फैलता दिखा, क्योंकि तेनेरिफे द्वीप के जंगलों में भड़की आग गर्म मौसम और तेज हवाओं की वजह से बेकाबू हो गई, जिसको काबू में करने के लिए वहां दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव करते दिखे और कई घंटों की मेहनत के बाद उसको बुझाने में कामयाब हुए। इस बीच खबर है कि तुर्की ने उत्तरी इराक के एक इलाके में कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके पर बड़ी चोट करते हुए उसके 16 ठिकानों पर एक साथ बमों की बारिश कर दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना के हमले में कुर्द लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि तुर्की की वायुसेना ने उत्तरी इराक के उस इलाके में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन कर बम बरसाए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुर्द लड़ाकों पर कहर ढाने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त कई तेज धमाके होते दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी ही फट गया हो। तुर्की ने दावा किया कि उसकी सेना ने एक ही बार में कुर्द लड़ाकों के 16 ठिकाने तबाह कर दिए। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की की राजधानी अंकारा में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके ने ली थी। लेकिन उस हमले के बाद तुर्की ने भी कुर्द लड़ाकों के खात्मे की कसम खाई और अब उत्तरी सीरिया में उनके ठिकानों पर बमों की बारिश कर अपना बदला ले लिया। इस बीच दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे शहर को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक कार एक आदमी को रौंदती नजर आई। पुलिस के मुताबिक कार सवार की उस आदमी से किसी मामूली बात पर बहस हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उसने उस आदमी पर अपनी कार चढ़ा दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आपस में बहस करते दिखाई दिए। तभी उनमें एक आदमी तिलमिला गया और उसने सामने खड़े दूसरे आदमी पर हमला कर दिया, जिससे बात बिगड़ गई और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर घूंसे बरसाते रहे। तभी उनमें एक आदमी लोगों को धक्का देकर अपनी कार में बैठ गया, तो वहां मौजूद लोग उसकी कार को घेर कर खड़े हो गए। इसी बीच उस आदमी ने अपनी कार दूसरे आदमी पर चढ़ा दी। राजधानी हवाना में एक इमारत गिरने की खबर से पूरा क्यूबा दहल गया। इस हादसे में 2 राहत कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए गए।
और इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें उस इमारत के करीब लोगों की भारी भीड़ दिखी जो बेहद घबराए और परेशान नजर आए। बताया गया कि जैसे ही उस इमारत के एक हिस्से के गिरने की खबर मिली, रेस्क्यू टीम की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और उसमें फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। इस दौरान इमारत का एक दूसरा हिस्सा भी भरभरा कर गिरता दिखा, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद राहत बचाव की टीम ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर कर उसके नीचे इकट्ठा हुए मलबे को वहां से हटाया। बताया गया कि उस इमारत में करीब 54 लोग रहते थे, जिनमें 2 लोग घायल हो गए, मगर उन्हें बचाने के दौरान 2 राहत कर्मियों की मौत हो गई। वहीं उस इमारत में रह रहे बाकी लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें वहां के एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक करीबी नेता ने उन पर ऐसा आरोप लगाया जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी। इमरान के करीबी उस्मान डार ने दावा किया कि पाकिस्तान में 9 मई को हुए दंगों की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने ही रची थी और उनकी उसी साजिश की आग में पाकिस्तान के कई शहर झुलस गए थे। इमरान खान के करीबी नेताओं में एक उस्मान डार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से गायब बताए जा रहे थे, लेकिन 9 मई को हुए दंगों के कई महीनों बाद वो सामने आए और उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में 9 मई को हुए हिंसक प्रदर्शनों का जिम्मेदार पीटीआई के चीफ इमरान खान को बताया और ये आरोप लगाया कि इमरान ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए ही पूरे पाकिस्तान को जलाने की साजिश रची थी। वहां 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर और कराची समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडर के घर समेत ISI के दफ्तर तक को फूंक दिया था। इस बीच एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग ने यूरोप के देश क्रोएशिया को दहला कर रख दिया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसे बुझाने पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों के औजार तक पिघल गए। और OCX से सामने आए वीडियो में आग का बवंडर आसमान को छूता दिखा। प्लास्टिक फैक्ट्री से उठने वाली लपटों की वजह से उस पूरे इलाके का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि सामान तक पिघलने लगा। यहाँ तक कि आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। बेकाबू आग की कई फीट ऊंची उठती लपटें सब कुछ राख करने पर आमादा दिखी। हर तरफ फैले काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि उसकी लपटों और उससे निकलने वाले धुएं के पार देख पाना मुश्किल हो गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी पानी की बौछार करते नजर आए। हादसे की वजह से वहां से गुजरने वाली सड़क को बंद कर दिया गया और वहां के स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। इधर मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा-गहमी के बीच कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी, क्योंकि वीडियो में कांग्रेस नेता बगावत न करने की कसम खाते नजर आए। वीडियो मध्य प्रदेश के सीहोर का बताया गया और सीहोर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है, जहां कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं का ये वीडियो वहीं का बताया गया जिसमें पार्टी नेता जीतू पटवारी उन्हें टिकट के लिए बगावत न करने की कसम खिलाते नजर आए। कसम खाओ, टिकट एक को मिलेगा, बाकी सारे मिलकर उसको जिताओगे। कसम खाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। यही नहीं, उन्होंने इशारों में इन नेताओं को यह भी बताया कि कसम तोड़ने पर उनसे कैसा व्यवहार किया जाएगा। कसम खाई है, अगर बाद में एक को टिकट मिलेगा, कोई गड़बड़ करे तो भगवान के नहीं हो सकते तो अपने होंगे क्या? शिवराज के गढ़ सीहोर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकली। उसमें भीड़ भी दिखी, लेकिन ये सीट कांग्रेस के लिए चुनौती है क्योंकि सीहोर में आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट बुधनी से तो खुद शिवराज विधायक हैं। यहाँ के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि शिवराज बिना प्रचार किए बुधनी से जीत सकते हैं। यानी सीहोर का रास्ता कांग्रेस के लिए मुश्किल है और इसीलिए पार्टी अपने नेताओं को बगावत न करने की कसम खिलाती नजर आई। इस बीच सीबीआई ने सेंसर बोर्ड के कुछ अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप के मामले में केस दर्ज कर लिया। तमिल फिल्मों के एक्टर विशाल ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि मुंबई में सेंसर बोर्ड के दफ्तर में उनसे रिश्वत की मांग की गई थी और इसी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को इस दौरान कुछ सबूत हाथ लगे जिनके आधार पर सेंसर बोर्ड के 4 अधिकारियों पर मुकदमा किया गया। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया कि चीन पाकिस्तान के मीडिया पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पानी की तरह पैसा बहाया ताकि वो पाकिस्तान के मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में कर सकें। अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल एक मोटी रकम दुनिया भर में पहुंचाई जा रही जानकारियों में हेरफेर करने पर खर्च करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग अपनी पार्टी और अपने देश की अच्छी छवि बनाने के लिए जमकर पैसा बहा रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के कुछ मीडिया संस्थानों में पैसा भी लगाया है, जिससे उसका उन पर काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। और दावा तो ये भी किया गया कि उन मीडिया संस्थानों के जरिए चीन अपना एजेंडा चलाता है। अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन कई मुद्दों पर ऐसी अहम जानकारियों को दबा देता है जो उसके पक्ष में नहीं होती।
इस बीच अमेरिका ने रिचार्जेबल बैटरी बनाने में चीन की बादशाहत को टक्कर देने के लिए नई तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ऐसी बैटरी बनाने की तैयारी तेज कर दी गई जिसमें लिथियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की यह बैटरी एल्यूमिनियम की पतली सतह से तैयार की जाएगी, जिसकी वजह से यह बैटरी न सिर्फ वजन में हल्की होगी बल्कि इसका दाम भी लिथियम से बनी बैटरी से कम होगा। लेकिन इसमें इतनी ताकत होगी कि इसके जरिए कारों के साथ ही विमानों तक को चलाया जा सकेगा। और अगर ये बैटरी बनकर तैयार हो गई तो बैटरी के बाजार में चीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए लिथियम सबसे जरूरी होता है और चीन में इसी लिथियम के कई भंडार हैं, जिसकी वजह से बैटरी के बाजार में पिछले 30 साल से चीन का कब्जा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका अपनी इस कोशिश में सफल रहा तो बैटरी के मामले में चीन की बादशाहत को करारा झटका लग सकता है। इधर नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। रतिन घोष ममता सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं, जिनके कोलकाता के आवास समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने नॉर्थ 24 परगना की टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के घर पर भी यह कार्रवाई की। उधर फिलिस्तीन ने इजरायल को ललकारते हुए गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों और हथियारों की ताकत दिखाई। उसने गाजा में एक परेड निकाली जिसमें उसने अपने ड्रोन दिखाकर इजरायल को डराने की कोशिश की, जिसके लिए उसने गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के कब्जे की 36वीं सालगिरह को चुना। और काले कपड़ों में हमास के 4000 लड़ाके गाजा पट्टी की सड़कों पर निकले, जिन्होंने लंबी चौड़ी परेड निकाली। जिसके बाद हमास ने अपने हथियारों को मैदान में उतारा, जिनमें रॉकेट लॉन्चर तो थे ही, ड्रोन भी शामिल थे, क्योंकि फिलिस्तीन ने हाल ही में ड्रोन को अपनी सेना का हिस्सा बनाया है, जिसे दुनिया को दिखाने का मौका उसे फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जे की 36वीं सालगिरह पर मिला। इस इलाके पर 2007 में इसी दिन फिलिस्तीन का कब्जा हुआ था। गाजा पट्टी 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी है, जिसके 3 तरफ इजरायल बैठा है और फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास वहां इजरायल की सेना से सीधा लोहा लेता है। यही वजह रही कि इस परेड में हमास ने इजरायल को अपनी ताकत दिखाई। साथ ही उसने इजरायल को बता दिया कि अब उसके पास ड्रोन भी है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ड्रोन एक बड़ा हथियार बन चुके हैं। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान के एक सैनिक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पाकिस्तान के 2 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक गोली चलाने वाला वो सैनिक अफगानिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान से निकालने और उन पर हो रहे जुल्म से बेहद नाराज था और इसी वजह से उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद चमन बॉर्डर पर गोलियां चलाकर दहशत मचा दी। फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का एक सैनिक बैठा दिखाई दिया। कुछ लोग भी वहां से गुजरते नजर आए, तभी वहां गोलियां चलनी शुरू हो गईं, जिसमें पाकिस्तान का वो सैनिक बाल बाल बच गया, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। और फायरिंग की इस घटना में 2 पाकिस्तानी लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दावा किया गया कि अफगानिस्तान के जिस सैनिक ने गोली चलाई वो पाकिस्तान से अफगान नागरिकों को निकाले जाने और उन पर होने वाले जुल्म से भड़का हुआ था। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने गोली चलाने वाले उस सैनिक को सौंपने की मांग की, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया। इस बीच जापान के मीडिया के मुताबिक चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अमेरिका से 400 ताकतवर टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर ली। चीन दक्षिण चीन सागर में जापान को लगातार आंख दिखा रहा है और इसीलिए जापान ने भी चीन से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। यही वजह रही कि जापान अमेरिका से 400 ताकतवर टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखती है और इसके हमले से बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल किसी जहाज या सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, जो 2500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन से लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान ने अमेरिका से ज्यादा हथियार देने की गुहार लगा दी। ताइवान के उप रक्षा मंत्री ने अमेरिका से और ज्यादा हथियार देने की मांग कर डाली, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं कि वो कब ताइवान पर हमला बोल दे। इसीलिए ताइवान ने अमेरिका से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हथियार देने की मांग कर डाली। ताइवान के उप रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि चीन से मुकाबले के लिए घातक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि पहले ही अमेरिका ताइवान की सेना को हथियारों से लैस करने में जुटा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, क्योंकि ताइवान ने कुछ दिनों पहले ही अपनी पहली अपने देश में बनी पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसके बाद चीन ने ताइवान को एक बार फिर से धमकी दी कि वो ताइवान को एक न एक दिन हासिल करके रहेगा। लेकिन चीन की धमकी को ताइवान हल्के में नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया, ताकि चीन से जंग जैसे हालात बनने पर वो उससे मुकाबला कर सके। इस बीच अमेरिका की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी एक बार फिर यूक्रेन पर भड़क गए। उन्होंने यूक्रेन के अपने यहां चुनाव कराने के लिए अमेरिका से फंड मांगने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आड़े हाथ लिया।
और एक इंटरव्यू में फिर दोहराया कि अगर अगले साल वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए कोई मदद नहीं देंगे। विवेक रामास्वामी ने अमेरिका की यूक्रेन को मदद देने को तुष्टिकरण बताया और दो टूक कहा कि अगर पुतिन तानाशाह हैं तो यूक्रेन भी दूध का धुला नहीं है, क्योंकि वो अपने देश में विपक्ष और मीडिया को कुचल चुका है। उधर जापान से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। वहां भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस अलर्ट के बाद लोगों में दहशत फैल गई। खतरे को देखते हुए कुछ इलाकों को खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। भूकंप के तेज झटके जापान के इजो आइलैंड में महसूस किए गए, जिसके बाद वहां सुनामी आने का खतरा बढ़ गया। इधर पंजाब के तरन तारण जिले में बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान का एक ड्रोन बरामद किया। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान सीमा के पास तरन तारण के रसूलपुर गांव के करीब बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन की आवाज सुनी थी। बताया गया कि नशे की खेप भेजने के लिए पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। 2 दिन पहले इसी इलाके में बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन और 3 किलो हेरोइन बरामद की थी। इस बीच भारतीय नौसेना ने एक ऐसी तरकीब खोजने में कामयाबी हासिल कर ली जिसके दम पर ड्रोन हमलों को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम को द्रोणम नाम दिया और इसे दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा का कवच बताया। भारतीय नौसेना के मुताबिक पूरी तरह से स्वदेशी इस एंटी ड्रोन सिस्टम द्रोणम में एक खास नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय युद्धपोतों की तरफ बढ़ते ड्रोन को बहुत दूर से ही भांप लेगा और जैसे ही वो करीब आएंगे इस युद्धपोत के इर्द गिर्द स्टील के 300 गोलों की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। मतलब भारतीय युद्धपोत को तबाह करने के लिए आया ड्रोन उस दीवार से टकराकर खुद ही तबाह हो जाएगा और दुश्मन के मंसूबे फेल हो जाएंगे। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस एंटी ड्रोन सिस्टम में उसी वक्त डेटा साझा करने की क्षमता भी है। मतलब जैसे ही किसी युद्धपोत पर ड्रोन अटैक होगा, आसपास मौजूद सभी युद्धपोतों तक इसकी खबर पहुंच जाएगी, जिसका फायदा ये होगा कि अगर दुश्मन ने एक साथ कई जगहों पर निशाना साधने की कोशिश की तब भी भारतीय नौसेना को कोई नुकसान नहीं होगा। उधर ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान की तरफ से किए गए एक दावे ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि ईरान ने दावा किया कि हिंद महासागर में उसके एक ड्रोन ने करीब 24 घंटे तक अमेरिका के एक युद्धपोत की निगरानी की। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक कुछ रोज पहले हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी के लिए ईरान ने अपने ताकतवर ड्रोन अबाबील 5 को रवाना किया था। ईरान का दावा है कि उसके इस ड्रोन ने समंदर में गश्त कर रहे अमेरिकी युद्धपोत की करीब 24 घंटे तक निगरानी की। मतलब अमेरिका का युद्धपोत कई घंटों तक ईरान के निशाने पर रहा और अमेरिका को इसका पता तक नहीं चला। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अबाबील 5 किसी भी तरह के रडार को चकमा देने में माहिर है। दुश्मनों को ढेर करने के लिए ये कई खतरनाक हथियारों के साथ 6 मिसाइलों को भी लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। ईरान की मीडिया का दावा है कि इससे पहले 2019 में ईरान के अबाबील 3 ड्रोन ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक जंगी जहाज की निगरानी की थी। यही नहीं, उस दौरान ईरान ने ड्रोन से बनाए गए अमेरिकी युद्धपोत के वीडियो तक जारी कर दिए थे। इधर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की बहुत बड़ी तैयारी कर ली। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भारत अगले 25 साल में अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर सकता है। स्पेस स्टेशन एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर जैसा होता है, जहां रहकर अंतरिक्ष यात्री लंबे वक्त तक अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च करते हैं। भारत अगस्त में चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर पहले ही इतिहास रच चुका है, लेकिन इस बार की तैयारी इससे भी बड़ी है। स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भारत आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन बनाकर एक और इतिहास रचेगा। हालांकि इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। But that is definitely in our plan in the next 20 to 25 years. स्पेस स्टेशन से भारत को कई फायदे होंगे। स्पेस स्टेशन से भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक रिसर्च कर सकेंगे, क्योंकि स्पेस स्टेशन एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह होता है। इसके बनने के बाद अंतरिक्ष में निगरानी के लिए बार बार सैटेलाइट भेजने की भी जरूरत नहीं होगी। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में फायरिंग करने वाले बदमाश को हथियार बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉल में हुई गोलीबारी की उस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर वहां की पुलिस ने मामले में 4 और आरोपियों को धर दबोचा। वहां की पुलिस के मुताबिक चारों को उस मॉल में गोलीबारी करने वाले को हथियार बेचने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने दावा किया कि 4 आरोपियों में 2 को वहां की राजधानी बैंकॉक से पकड़ा गया, जबकि 2 को थाईलैंड के येला से गिरफ्त में लिया गया, जिन पर गैर कानूनी तरीके से बंदूक रखने और बेचने का आरोप लगाया गया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाले लोग हैरान हो रह गए, क्योंकि उस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी में अचानक ब्लास्ट होता दिखा, जिससे वहां सनसनी मच गई।
क्योंकि वहां अचानक उस ई बाइक की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो लड़के एक कमरे में अपनी ई बाइक की बैटरी चार्ज कर रहे थे। इस दौरान एक लड़का उस कमरे के अंदर मौजूद था जबकि दूसरा लड़का उस कमरे के बाहर खड़ा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक उस बैटरी में जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स के दौरान भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी का आरोप लगाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने दो टूक कहा कि चीन हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और जानबूझकर भारत के एथलीटों को निशाना बना रहा है। अपने जमाने की दिग्गज एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन गेम्स के दौरान भारत के प्रति चीन के रवैये पर सवाल उठाए। From the first day itself, people feel that some kind of the problems are happening. अंजू बॉबी जॉर्ज ने साफ शब्दों में चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एशियन गेम्स के दौरान चीन पूरी प्लानिंग के तहत भारत के एथलीटों के साथ बेईमानी कर रहा है। It is pre-planned like this. Otherwise, maybe for one athlete would have, but with many athletes and continuously. चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस मुद्दे को वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन तक ले जाने की बात कही, क्योंकि चीन ने एशियन गेम्स के दौरान बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी चीन पर खेल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। एक रोज पहले एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान वो भी चीन की चालबाजी का शिकार हो गए और उनके पहले थ्रो को तकनीकी कारणों का हवाला देकर चीन के अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जबकि इसके तुरंत बाद दूसरे देश के एथलीटों के पहले थ्रो को वहां के अधिकारियों ने रिकॉर्ड कर लिया। जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो किया तो लगा कि वो 87 मीटर को पार कर गए, लेकिन चीन के अधिकारियों ने उसे अमान्य करार दे दिया। वहीं जैवलिन थ्रो इवेंट के दौरान ही भारत के एथलीट किशोर जेना के दूसरे थ्रो को भी चीन के अधिकारियों ने गलत बता दिया। हालांकि बाद में जब नीरज चोपड़ा ने रिप्ले देखकर आपत्ति जताई तो फैसला बदल दिया गया। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने किशोर जेना, ज्योति याराजी, अन्नू रानी और अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए चीन पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। और जिस तरह नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के साथ चीन ने बेईमानी और धोखाधड़ी की कोशिश की थी, कुछ वैसी ही कोशिश चीन के अधिकारियों ने जैवलिन थ्रो की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी के साथ भी की थी, क्योंकि अन्नू रानी के पहले थ्रो को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, जबकि दूसरे देश की महिला एथलीट के पहले थ्रो के साथ ऐसा नहीं किया गया। हालांकि चीन के अधिकारियों की इस हरकत के बाद भी अन्नू रानी ने अपने चौथे प्रयास में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वो एशियन गेम्स में महिलाओं के जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। वहीं महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में तो चीन के अधिकारियों ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी थी। चीन के अधिकारियों ने भारत की एथलीट ज्योति याराजी को 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल राउंड में दौड़ने से ही रोक दिया था और आरोप लगाया कि ज्योति ने दौड़ की शुरुआत गलत तरीके से की थी, जबकि ज्योति ने चीन की महिला एथलीट पर गलत शुरुआत करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भी चीन के अधिकारियों ने ज्योति को दोषी मानते हुए दौड़ से रोक दिया था। बाद में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर जांच की गई और ज्योति याराजी को सिल्वर मेडल दिया गया। और चीन की मंशा पर सवाल एशियन गेम्स की शुरुआत से ही उठने लगे थे, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से आने वाले भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो तीनों महिला खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं ले सकी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था।
भारत सरकार ने चीन के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया था और चीन पर जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की एंट्री एशियन गेम्स में रोकने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। भारत ने चीन की हरकत को नियमों का उल्लंघन बताया था और एशिया में खेलों का आयोजन करने वाली समिति से इसकी शिकायत भी की थी। विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को करारा जवाब दिया था। एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाने वाली वुशु की तीनों महिला खिलाड़ियों ने भी चीन के इस कदम को मनमानी बताया था। लेकिन बेईमानी के बावजूद चीन मेडल टैली में भारत की उछाल को रोक नहीं पाया और तीरंदाजी के महिला कंपाउंड इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। पहले राउंड में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे और तीसरे राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया और भारत ने रोमांचक मुकाबले में ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर की महिला कंपाउंड टीम ने ताइवान को 230-228 के अंतर से हराया। और महिलाओं के बाद तीरंदाजी के पुरुष कंपाउंड इवेंट में भी भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया और ये जीत आखिरी राउंड में कांटे की टक्कर के बाद मिली। भारत के ओजस देवताले अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश की पुरुष टीम ने कोरिया को 235-230 के अंतर से हरा दिया। एशियन गेम्स में तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और इसी तरह स्क्वैश के मिक्स डबल्स इवेंट में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में भारत ने मलेशिया को करीबी मुकाबले में हरा दिया और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भारत ने मलेशिया को 11-10, 11-10 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल एशियन गेम्स में 6 मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में भारत गोल्ड मेडल से चूक गया। एशियन गेम्स में पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में सौरभ घोषाल को मलेशिया के खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। भारत के सौरभ घोषाल ने पुरुषों के स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें मलेशिया के खिलाड़ी ने बड़े अंतर से हरा दिया। इस बीच एशियन गेम्स के 53 किलो वर्ग महिला कुश्ती इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इस इवेंट में भारत की अंतिम पंघाल ने मंगोलिया के खिलाड़ी को आसानी से हरा दिया और इस जीत से भारत को कुश्ती में एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अंतिम पंघाल ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 3-1 के अंतर से हराकर पदक पर कब्जा किया। एक रोज पहले 87 किलो वर्ग पुरुष कुश्ती इवेंट में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत ने इतिहास रच दिया। एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया, जिससे भारत एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गया। एचएस प्रणॉय ने मलेशिया के खिलाड़ी को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले भारत 1982 के एशियन गेम्स के पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब भारत के खिलाड़ी सैयद मोदी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 और मेडल जीत लिए। भारत ने अलग अलग इवेंट में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई, जिनमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते। वहीं स्क्वैश के मिक्स डबल्स टीम इवेंट में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उधर आशंका जताई जाने लगी कि 2 दिन पहले जिस ताकतवर भूकंप ने नेपाल के पैरों तले जमीन खिसकाई, वही भूकंप सिक्किम में अचानक बाढ़ ले आया। नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 6.2 थी, वो बेहद जबरदस्त था और उसके अगले ही दिन सिक्किम में सैलाब ने उत्पात मचा दिया। इसी वजह से वैज्ञानिकों को उस भूकंप और सिक्किम की बाढ़ में कनेक्शन नजर आ रहा है और शक जताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों की वजह से ही उत्तरी सिक्किम में मौजूद दक्षिण लोनांग झील फट गई, उसके किनारे टूट गए और उसका पानी सैलाब बनकर सिक्किम पर टूट पड़ा। सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है और केंद्र सरकार के सेंट्रल वाटर कमीशन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि दक्षिण लोनांग झील पहले ही संवेदनशील थी। ऐसे में हो सकता है कि भूकंप के झटकों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाले लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी में अचानक ब्लास्ट होता दिखा, जिससे वहां सनसनी मच गई, क्योंकि वहां अचानक उस ई बाइक की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 2 लड़के एक कमरे में अपनी ई बाइक की बैटरी चार्ज कर रहे थे। इस दौरान एक लड़का उस कमरे के अंदर मौजूद था, जबकि दूसरा लड़का उस कमरे के बाहर खड़ा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक उस बैटरी में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से कमरे में आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते वहां धुएं का गुबार छा गया। इस घटना से दोनों लड़के खौफ से भर गए और उन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान उन लड़कों ने आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक उस कमरे में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया।
उधर येलो सी में चीन की पनडुब्बी के डूबने के मामले में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने चीन को दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि उसने हादसे के वक्त चीन की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया था और अपने 55 नौसैनिकों को मौत के मुंह में झोंक दिया। कम से कम ब्रिटेन के मीडिया ने तो यही दावा किया और आरोप लगाया कि येलो सी में परमाणु पनडुब्बी डूबने के मामले में चीन ने सच छिपाया। यही नहीं, जब ब्रिटेन ने उसकी मदद करनी चाही तो उसने इससे भी इनकार कर दिया, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि दुनिया ये जाने कि येलो सी में वो ब्रिटेन की जासूसी कर रहा है। और इसी सच पर पर्दा डालने के लिए चीन ने अपने 9 सैनिकों को समंदर में डूबकर मरने दिया। जबकि ब्रिटेन के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि येलो सी में चीन की परमाणु पनडुब्बी के सिस्टम में अचानक खराबी आई, जिसके बाद पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घटने लगा और उसे सतह तक आने में 6 घंटे का लंबा वक्त लगा, जिसकी वजह से चीन की नौसेना के 55 जवानों की मौत हो गई। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें 2 सांड सड़क के बीचों बीच लड़ते दिखाई दिए, जिसकी वजह से एक महिला की जान पर आफत आ गई, क्योंकि उन सांडों की लड़ाई की वजह से पीछे से आ रहा एक स्कूटर पलट गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दोनों सांड बीच सड़क पर लड़ते दिखाई दिए, जिससे वहां दहशत मच गई। लोग उन सांडों से बचने के लिए दूर से निकलते दिखे, लेकिन इसी दौरान जैसे ही वहां से वो स्कूटर सड़क पर लड़ रहे उन सांडों के करीब से निकला, तभी उनमें एक सांड की उस स्कूटर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उस पर सवार महिला और आदमी थोड़ी दूर पर जा गिरे। गनीमत ये रही कि उन लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मन को बेदम करने का एक ऐसा प्लान बना दिया जिसके बाद चीन समेत घुसपैठ की कोशिश करने वाले कई देशों की सांसें अटक गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि नौसेना ने MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को सोनोबॉय से लैस करने की तैयारी कर ली। सोनोबॉय एक ऐसा उपकरण है जो पनडुब्बियों की आवाज को भी ट्रैक कर सकता है। मतलब ये कि हिंद महासागर में छिपी चीन की पनडुब्बियों का भारत आसानी से पता लगा सकेगा। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन भारत को अमेरिका से मिलेगा। इस ड्रोन की खरीद के लिए भारत ने जून में अमेरिका के साथ एक समझौता किया था। हालांकि भारत पहले ही इसकी ताकत परख चुका है। 2020 में भारत ने अमेरिका से लीज पर 2 MQ-9B ड्रोन लिए थे। अमेरिका से किए गए उस समझौते के मुताबिक भारत को 31 MQ-9B ड्रोन मिलेंगे, जिनमें 15 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जबकि 8 ड्रोन एयरफोर्स और 8 ही ड्रोन थल सेना को मिलेंगे। अमेरिका के ये ड्रोन आधुनिक हथियारों से लैस होंगे, लेकिन भारतीय नौसेना MQ-9B ड्रोन को सोनोबॉय से लैस करेगी। सोनोबॉय एक ऐसा उपकरण है जो पनडुब्बियों की आवाज को भी ट्रैक करने में सक्षम है, यानी समंदर में भारत की नजर से चीन की पनडुब्बियां नहीं बच पाएंगी। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के करीबियों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। इनकम टैक्स की ये कार्रवाई लखनऊ और वाराणसी में की गई और इस छापेमारी में आईटी की टीम ने अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों की तलाशी ली। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें समन्स भेजे थे। इस बीच राजस्थान के राजसमंद से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया जिसमें एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि आपसी रंजिश में 2 पक्षों में हुए झगड़े के दौरान उस आदमी की जान चली गई, जिसके बाद वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। लोगों ने शव रखकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और वहां के थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान वहां जमकर नारेबाजी की। सामने आई तस्वीरों में वहां सैकड़ों की भीड़ नजर आई। आग बबूला लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इस दौरान वहां के थाने में मौजूद पुलिस के एक अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। इधर यूपी के बहराइच से लगने वाली नेपाल की सीमा पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बहराइच की सीमा के पास नेपाल के नेपालगंज शहर में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां के प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि नेपालगंज में कर्फ्यू की वजह से भारत से नेपाल जाने वाली सभी बसों पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से लोग बॉर्डर पर ही फंस गए। बताया गया कि ये सभी लोग भारत में काम करते हैं और वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन जब ये सभी लोग बॉर्डर पर पहुंचे तो पता चला कि नेपाल जाने वाली बसें बंद हैं, जिसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि देखते ही देखते वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। नेपालगंज में कर्फ्यू उस वक्त लगाया गया जब सोशल मीडिया पर बीफ खाने का एक वीडियो पोस्ट होने के बाद नेपाल का शहर नेपालगंज सुलग उठा था, और क्योंकि बहराइच नेपालगंज से करीब 50 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए वहां से बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने पर रोक लगा दी गई। उधर ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ रही नजदीकियों का मजाक उड़ाते हुए यह कह दिया कि कुछ लोग हारने वाले घोड़े पर दांव लगा रहे हैं। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से दोस्ती करने वाले देशों को चेतावनी भी दी और अपने दुश्मन इजराइल का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने इजराइल की तुलना रेस में हारने वाले घोड़े से की और तंज किया कि उस पर दांव लगाने वाले बाद में पछताएंगे।
ईरान के मुताबिक इजराइल बुरी तरह कमजोर हो चुका है क्योंकि उसके अपने देश में ही विद्रोह की आग भड़की हुई है। आयतुल्लाह अली खामनी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अमेरिका खुद दोनों देशों को एक साथ लाने में जुटा है। साथ ही पश्चिम एशिया का एक और देश यूएई भी इजराइल से कारोबारी रिश्ते बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल के मुस्लिम देशों के साथ बढ़ते रिश्तों से परेशान होकर ही ईरान ने उसे हारा हुआ घोड़ा बता दिया। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला ले लिया। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के फैसले पर मोहर लगा दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST और OBC के अलावा EWS कैटेगरी में भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में ये नियम लागू होगा। इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI की टीम को सर्वे के लिए 4 हफ्ते का और वक्त मिल गया। वाराणसी की जिला अदालत में ASI ने सर्वे के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और ASI की इस मांग पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे के लिए 4 हफ्ते का और वक्त दे दिया। लेकिन कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इसके बाद सर्वे का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। एक रोज बाद ASI की टीम को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी थी। उधर जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी की दूसरी खेप छोड़े जाने के बाद दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया और उसने बड़ा ऐलान कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक किसी को भी सी फूड परोसने से पहले उसकी अच्छे तरीके से जांच की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सी फूड को खाने से लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जापान ने एक बार फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से प्रशांत महासागर में पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका सीधा असर दक्षिण कोरिया और चीन पर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश जापान के बेहद करीब है। खबर के मुताबिक इसीलिए दक्षिण कोरिया पूरी तरह अलर्ट हो गया और वो अपने लोगों को सी फूड परोसने से पहले उसकी जांच कराएगा, क्योंकि इस बात की आशंका जताई गई कि न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी का असर सी फूड पर पड़ सकता है, जिसे खाने के बाद लोग बीमार हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले अगस्त महीने में भी जापान ने पानी को समंदर में छोड़ा था, जिसके बाद चीन ने जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था। इस बीच यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के साथ चीन के गठजोड़ की खबर सामने आई। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने चीन की एक कंपनी से समझौता करके जंग के लिए सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की और दावा किया गया कि उन तस्वीरों की मदद से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना को कई मोर्चों पर पछाड़ दिया था। AFP को मिले उस खुफिया दस्तावेज के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने चीन की उस कंपनी के साथ पिछले साल नवंबर महीने में समझौता किया था, जिसके तहत उसने यूक्रेन के संवेदनशील माने जाने वाले कई इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थी, जिसके बाद वैगनर लड़ाकों ने उन इलाकों पर भीषण हमले किए और वहां से यूक्रेन की फौज को खदेड़कर उन पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप और चीन की उस कंपनी के बीच गठजोड़ की खबर ने चीन के उस दावे की पोल खोलकर रख दी, जिसमें वो जंग में रूस को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार करता आया। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लूट का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश सरेआम एक महिला को लूटता दिखाई दिया। वारदात को उस बदमाश ने उस वक्त अंजाम दिया जब वो महिला सुबह के समय टहलने के लिए निकली थी। और उस वारदात का जो वीडियो सामने आया उसमें जौनपुर के मल्हनी पड़ाव इलाके की एक गली में वो महिला जाती दिखाई दी। तभी उसके पीछे की तरफ से सिर पर टोपी लगाया एक लड़का आया और उसने उस महिला के गले पर झपट्टा मारा, लेकिन वो उस महिला के गले की चेन को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उस महिला ने चेन को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बदमाश उस महिला से काफी देर तक छीना झपटी करता रहा। लेकिन उस महिला ने भी हार नहीं मानी और वो उस बदमाश का सामना करती रही। आखिर में वो बदमाश उसकी चेन तोड़ने में कामयाब हो गया। इतना ही नहीं, उस बदमाश ने भागते समय उस महिला का मोबाइल फोन भी लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो दूसरे रास्ते से भाग निकला। ये पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने बाद में उस बदमाश को गिरफ्तार भी कर दिया। इस बीच अफगानिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान से निकाले जाने के मुद्दे पर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद पाकिस्तान पर भड़क गए। उन्होंने अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाले जाने के फैसले को अमानवीय और बर्बर बताया। पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन तय कर दी है, क्योंकि आरोप है कि अफगानिस्तान के लोग ड्रग्स तस्करी के साथ आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वहां 24 आत्मघाती हमले हुए और आरोप है कि 14 हमलों में अफगान नागरिक शामिल थे। इसी वजह से पाकिस्तान को सुरक्षित बनाने के लिए वहां की सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले अफगान शरणार्थियों को निकालने का फैसला कर लिया, जिस पर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद पाकिस्तान पर भड़क गए और उन्होंने इस फैसले को अमानवीय और बर्बर बताते हुए पाकिस्तान पर अफगान नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि तालिबान ने इस्लामाबाद से शरणार्थियों को तब तक बर्दाश्त करने की अपील की जब तक कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान छोड़कर नहीं चले जाते। इधर शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स 405 अंक उछलकर बंद हुआ
और इस दौरान स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी कैपिटल गुड्स, IT, ऑटो और सर्विसेज सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक बढ़कर 65,631 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 109 अंकों की तेजी के साथ 19,545 के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच भारत ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा करने पर कड़ी आपत्ति जताई। कुछ रोज पहले पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत गिलगित बाल्टिस्तान के 6 दिन के दौरे पर गए थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने यह मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया और उस पर अपना विरोध भी जताया। We have raised our concerns about that visit by the Pakistani ambassador. इसके साथ ही भारत ने कश्मीर को भारत का अंग बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताया। पुतिन ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत तेजी से विकास कर रहा है। और रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया मुहिम की भी प्रशंसा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी, he is a very wise man. उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद भी पीएम की तारीफ की थी। इस बीच कई मशहूर नाटकों के लेखक नॉर्वे के यॉन फोसे को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। उन्होंने पिछले 40 साल में कई नाटक, उपन्यास और कविताएं लिखी और इन्हीं रचनाओं के लिए नॉर्वे के यॉन फोसे को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। माना जाता है कि यॉन फोसे अनकही भावनाओं को अपनी लेखनी के जरिए आवाज देते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का ऐसा असर हुआ कि एक ही दिन में खादी की बिक्री का रिकॉर्ड बन गया। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों से गांधी जयंती पर खादी के कपड़े खरीदने की अपील की थी। और प्रधानमंत्री की इसी अपील के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी भवन में एक ही दिन में 1,52,00,000 रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पीएम ने इस रिकॉर्ड बिक्री पर खुशी जताई और सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी किया। उधर इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े की आग में सुलगते वेस्ट बैंक में एक बार फिर खूब बवाल हुआ, जिसमें फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे वेस्ट बैंक सुलग उठा। हमास के लड़ाके सड़कों पर टायर जलाते और इजरायल के सैनिकों पर पत्थर फेंकते नजर आए। खूब बवाल हुआ। इजरायल ने बयान दिया कि यह घटना उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके में हुई, जहां फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजरायल के सैनिकों पर अटैक कर दिया और इजरायल की जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक की उम्र 23 साल और दूसरे की उम्र 27 साल बताई गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि गोलीबारी में मारे गए दोनों नागरिक हमास का हिस्सा थे या नहीं। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया हत्याकांड पर बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया। 3 दिन पहले देवरिया में जमीन विवाद की वजह से 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इसी हत्याकांड पर सीएम ने एक्शन लेते हुए एसडीएम, डिप्टी एसपी और तहसीलदार समेत कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही सीएम ने इस हत्याकांड के आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उधर अमेरिका में 75,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से अमेरिका के कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे और इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में देखने को मिला, जहां हजारों स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कम वेतन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में भारी कमी का भी मुद्दा उठाया। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बड़े पैमाने पर जब्त किया गया गोला बारूद यूक्रेन को भेज दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ने यह गोला बारूद पिछले साल ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जब्त किया था और अब रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्हें यूक्रेन को सप्लाई कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने जो गोला बारूद यूक्रेन को भेजा उनमें राइफल से दागी जाने वाली करीब 11 लाख गोलियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को ताकतवर हथियारों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइलों की बड़ी खेप भी भेजने वाला है, जिसे अमेरिका की नौसेना ने पिछले साल दिसंबर महीने में अरब सागर में एक नाव से बरामद किया था। उन हथियारों को IRGC के लड़ाके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो पिछले 9 साल से यमन में सऊदी अरब की सेना से लड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका IRGC से जब्त किए गए उन हथियारों को यूक्रेन भेजकर रूस की मुसीबतें बढ़ा सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली हथियार रूसी फौज से निपटने में यूक्रेन की सेना के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इधर राजस्थान के जोधपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नहीं पहुंचने पर उनके ऊपर तंज कसा। जोधपुर में पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम में अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने जोधपुर की चुनावी रैली में उन्हें आड़े हाथ लिया। मैं भी उनको कहता हूँ, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। इस रैली में प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक घोटाले को लेकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने देश के सभी रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने का भरोसा दिया। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। इस दौरान पीएम ने जोधपुर में 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई। खबर है कि इस बैठक के दौरान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों पर मंथन किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते किसी भी दिन इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने 5 राज्यों का दौरा कर वहां के अधिकारियों से चुनाव पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी की। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने। उधर ताइवान ने चीन पर उसके यहां अगले साल जनवरी में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ी करने की आशंका जता दी। ताइवान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया कि चुनाव में अलग अलग तरीकों से गड़बड़ी करने के लिए चीन बड़ी साजिश रच रहा है ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। ताइवान के उस सुरक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया कि चीन उन उम्मीदवारों के पक्ष में नतीजों को प्रभावित करना चाहता है जो उसके एजेंडे को आगे बढ़ा सके। ताइवान को डर है कि अगले साल जनवरी में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन सोशल मीडिया का सहारा ले सकता है ताकि गलत सूचनाएं और भ्रामक खबरें फैलाई जा सकें। इतना ही नहीं, ताइवान के उस सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया कि चीन ने उन उम्मीदवारों को फंडिंग करने का प्लान भी बनाया है जो उसके समर्थक हैं। मतलब ये कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन हर हथकंडा अपना रहा है, क्योंकि इससे पहले उसने ताइवान को कई बार घेरेबंदी करके डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो सकी। पिछले महीने तो चीन ने ताइवान के लोगों को नागरिकता देने और कारोबार करने का लालच भी दिया था, लेकिन तब भी उसकी दाल नहीं गली। इसीलिए अब उसकी नजर वहां होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी है। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी दलित महासम्मेलन आयोजित करेगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर अनुसूचित जाति सम्मेलन किए जाएंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी। दलित महासम्मेलन के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोला। जबलपुर में एक चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगा दिया। ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। इससे पहले जबलपुर में पीएम ने एक रोड शो किया, साथ ही 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उधर फ्रांस के आर्मेनिया को हथियार देने के ऐलान के बाद अजरबैजान उस पर भड़क गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की विदेश मंत्री ने आर्मेनिया दौरे पर एक बड़े सैन्य समझौते पर मोहर लगा दी और इसीलिए अजरबैजान गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीमा विवाद को लेकर लंबे वक्त से तनाव रहा है। इसी बीच अजरबैजान ने विवादित नगोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जे का दावा किया, जिसे आर्मेनिया किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं। दावा किया गया कि अजरबैजान पर पलटवार करने के लिए आर्मेनिया अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया और इसी कड़ी में उसने फ्रांस के साथ हथियारों की बड़ी डील कर ली, जिसका अजरबैजान ने खुले तौर पर विरोध कर दिया और फ्रांस पर उकसावे का आरोप लगाया। नगोर्नो कराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दावा किया गया कि आर्मेनिया ने अभी हार नहीं मानी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के एटीएस प्रमुखों से मुलाकात की। दिल्ली में गृह मंत्री एनआईए के एंटी टेरर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने देश भर से आए एटीएस प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद ही नहीं बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत बताई। इधर दिल्ली में टीचरों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्कूलों में फर्जी दस्तावेज के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की सहायता से चल रहे स्कूलों में 7 टीचरों की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसकी जांच उपराज्यपाल ने सीबीआई को दे दी। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इन 7 टीचरों को बर्खास्त करने का भी आदेश जारी कर दिया। सच कहूं इंसानियत दलदल में है, सच कहूं इंसानियत दलदल में है, आदमी तो आज भी जंगल में है। 100 बात की एक बात कही सरवत ने, आप सोना ढूंढते हैं किस लिए, आजकल गहरी चमक पीतल में है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।